नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे अनोखा चोर, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 23 पेज तक खत्म कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। कचाक! अरे, इस पर तो भालों का भी कोई असर नहीं हुआ। इसको गद्दा मारो। धाड़! अरे, इस पर तो गद्दा का भी कोई असर नहीं हुआ। इसको तीर से मारो। अरे, इस पर तो तीर का भी कोई असर नहीं हुआ। साए साए। और क्या बचा है? तभी एक ही स्यापा है गया। मुझे चक्कर क्यों आ रहा है और मुझे सब कुछ धुंधला सा क्यों दिख रहा है? बू! अब हुआ असर। वही मैं सोच रहा था कि मेरे जैसे धुरंधर बंदे के वारों का कोई असर कैसे नहीं हुआ। अरे, मैंने तो इतने सारे प्याज काट दिए, किंतु एक भी आंसू नहीं आया। अजी आएंगे कैसे? इनके आंसू तो मैंने चुरा लिए हैं। तो फिर ये आंसू की बाढ़ कहाँ से आ गई? अरे, ये तो मेरी ही आंसू की बाढ़ है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे ऋषि तड़काचारे का साफ है कि अगर मेरे काटे हुए प्याज से किसी को आंखों में आंसू नहीं आए तो मैं खुद अपने ही आंसू के सैलाब में डूब मरूंगी। बू! अरे कमबख्त दयालु सिंह, आज यदि तूने सबके आंसू ना चुराए होते तो ये सब आज मारे जाते, मनुष्य भी मारा जाता और साथ में तुम भी। दोस्त चुड़ैल के अंत के साथ ही विशालगढ़ वासियों के आंसू भी बहने लगे। अरे, मेरे आंसू निकल गए। अरे, मेरे आंसू निकल गए। मेरे भी आंसू आ गए। मैं तो चला अपने आंसू अपनी पत्नी को दिखाने, ताकि उसे विश्वास हो जाए कि मैं अपनी सास के मरने पर सचमुच रो रहा था। महाराज, ये देखिए, मेरे आंखों में आंसू आ गए। अब तो आपको यकीन हो गया। हाँ, ये लो धन की थैली। हमारे महाराज तो बड़े परोपकारी हैं। महाराज की जय हो। ये सब क्या हो रहा है दयालु सिंह? लगता है मेरे मंत्र का जादू टूट गया है। सत्यानाश! तो फिर योजना का बेड़ागर्क भी हो गया। अगले दिन अब तुम चुरा लेना लोगों की नींद। लोगों को नींद नहीं आएगी तो परेशान होकर राजा के पास आएंगे, मगर मनोज बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो खुद भी नहीं सोया होगा। ठीक है, अभी लो, मैं चोरी मंत्र बोलता हूँ। चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है। अबे, नजर घुमा के तो देख जरा, पीछे तेरा बाप है। दाल में पड़ती है मिर्च और हींग, चुरा लेता हूं मैं सबकी नींद। उस रात पूरे विशालगढ़ के लोगों में बेचैनी फैली थी। अरे, आधी रात में हल बैल लेकर कहाँ जा रहे हो? नींद नहीं आ रही है तो मैं सोच रहा हूँ कि खेत में हल ही चला लूँ। मैं भी पहले पहले से मांजे हुए बर्तन दोबारा मांज लेती हूँ, थोड़े से और चमक आ जाएंगे। आजारी आजारी, अखियों में निंदिया आजारी, आजा धीरे से आजा। उफ! कमबख्त से कब से लोरी गा रही हूँ, कमबख्त नींद ही नहीं आ रही है मेरे महेश को। चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया? बू! ओ, नींद ना मुझे को आए, दिल मेरा घबराए। हमें नींद नहीं आ रही है, चलो महाराज के पास। राज दरबार में हमारी रक्षा करें महाराज, हमारी रात की नींद उड़ गई है। इन सबको भी नींद नहीं आ रही है। इस बार तुम्हारी योजना सफल होकर रहेगी। झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर झूम। महाराज ने तो मंदिरा पी रखी है, हमारी नींदें उड़ी हुई है और महाराज मंदिरा पीकर मस्त हैं। ऐसे राजा हमारा दुख दूर कैसे करेगा? महाराज तो खुद नींद की खुमारी में हैं। मोटे आदमी को तो नींद भी अधिक आती है, पर ये सो नहीं पा रहा। नींद पूरी ना हो तो दिमाग भी साथ नहीं देता। लोगों की बात इसके पल्ले नहीं पड़ेगी। एक बार फिर बताओ इसे अपनी समस्या, फिर देखते हैं यह सुनता है या नहीं। महाराज, हम विशालगढ़ वासी सो नहीं पा रहे हैं। बू! लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। तनुक 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 तनुक, तनुक तनुक तुन तुन, तनुक तनुक तुन तुन, तनुक तनुक तुन तुन धा धा। यह हमारी नहीं सुन रहा। उतारो इसे गद्दी से नीचे, हम दूसरा राजा चुनेंगे। हमें सुलाओ या गद्दी छोड़ो। महाराजा विक्रम सिंह मुर्दाबाद।
मुर्दाबाद के नारे बाद में लगा लेना, क्योंकि अभी मैंने किसी को मुर्दा तो बनाया ही नहीं। अरे बाप रे, अब ये कौन आ मरा? सब लोग अपनी सुना रहे हैं तो मेरी सुन लो। मैं एक असुर हूँ, लेकिन मैंने एक मानव कन्या छम्मक छल्लू से प्रेम किया। वो भी मुझसे प्रेम करने लगी थी। मेरा बाप मेरी शादी मेढक जैसी आंख वाले राजा टोट सिंह के साथ करना चाहता था, क्योंकि मुझे मेढक बहुत पसंद थे। ये सुनकर मेरे पालतू मेढक ने पानी में कूदकर आत्महत्या कर ली, क्योंकि राजा ने उसकी मेढकी को मारा था। मुझे राजा से नफरत हो गई। उसे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने तुमसे प्रेम किया। तुम्हारे मुंह से जो सड़े गने की गंध आती है, उसके कारण राजा कभी भी हमारे पास नहीं आएगा। वैसे मैंने तुम्हें अभी तक ये भी नहीं बताया कि तुम्हारी घटिया बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम जब मुझे उबा देते हो तो मन करता है कि कसकर प्यार से एक चपाटा लगाऊं। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, मैं तो दंत मंजन करने की सोच रहा था। प्रिय, शादी के बाद तुम असुर लोक में रहोगी ना? मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, पर ध्यान रहे कहीं मेरी माँ घटियासुरी और बाप घटियासुर तुम्हें चट ना कर जाए। बहुत ही घटिया असुर है मेरा बाप घटियासुर। मेरे गोटिया हर बहू के साथ मेरी गोटिया हर बहू के सास असुर ऐसे ही होते हैं। पर तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी मनुष्य को नहीं खाओगे और किसी पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे। वादा रहा, न खाऊंगा मनुष्य, ना देखूंगा किसी पराई स्त्री की तरफ। लेकिन हमारा प्यार दुनिया से देखा ना गया। उसकी बस्ती वालों ने मुझ पर यह घटिया आरोप लगा दिया कि मैं आंख मारकर लड़कियां छेड़ता हूँ। नहीं प्रिय, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मैं काना हूँ। राक्षस होने के नाते इतनी बात छुपाने का तो मुझे हक है। मैं आंखें खोलकर सोता था। एक दिन मुझे मुर्दा समझकर एक चील मेरी एक आंख खा गई, किंतु मेरी बात कोई नहीं माना। इसी गम में मेरी छमक छल्लो ने बैलगाड़ी के नीचे आकर अपनी जान दे दी। नहीं, और ये सब हुआ तुम घटिया मानव की वजह से। सो मैंने मस्त मस्त दो नयन नामक यज्ञ करके निंद्रा देव को प्रसन्न किया। पुत्र गोटिया, मैं तुझे तेरा इच्छित वरदान देता हूँ, तो जिस भी नगर में जाएगा वहाँ लोग घोड़ा बेचकर सोएंगे, किंतु ध्यान रहे यदि वो जाग गए या किसी कारण सो नहीं पाए तो फिर तेरी खैर नहीं। जब ये लोग सो रहे होते हैं तो मैं उनकी आंख निकालकर उनकी गोटियां खेलता हूँ। मेरी कहानी खत्म हुई। यार बड़ी लंबी कहानी थी, बोलते बोलते थक गया हूँ। अरे पर ये क्या, इतनी पकाऊ कहानी सुनने के बाद भी लोग जगे हुए हैं। हाँ, और हमने डंडे भी मंगा लिए हैं तुझे पीटने के लिए। मारो मारो। ओह, मैं समझ गया कि तुम्हें अपनी मृत्यु का राज मैंने ही अपनी कहानी में बता दिया था, और तुम सब ये राज भी जानते हो कि मैं अपनी प्रेमिका को मानव पर हाथ ना उठाने का वादा किया था। हाँ, इसलिए हमने पहले तेरी टांगें तोड़ दी है, क्योंकि तूने लात ना उठाने का वादा नहीं किया था। लोगों ने उसे मार मार कर मार ही डाला। महाराज की जय हो। अगर हम सो जाते तो गोटियां हमारे भी आंख निकाल कर उनसे गोटियां खेल जाता। मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे भी। चलो भाई चलो, घर चलकर आराम से सोएंगे। फिर अगले दिन गोटिया के आने से मंत्र का प्रभाव टूट गया और सबको नींद आ गई। सत्यानाश हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन फिर भी हम अपनी कोशिश नहीं छोड़ेंगे। तुम राजा को सिंहासन, उसकी तलवार, गजोधर गद्दा, मुकुट और राजसी वस्त्र चुरा लो। ऐसा ऐसा तुम बार बार करते रहो। जब ये सब चीज़ें ही नहीं होंगी तो राजा क्या खाकर राजा बनेगा? ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ। उसी समय सुदूर देश का राजा इडली वर्मन। अयो महामंत्री, दोसा स्वामी, सब तैयारी बराबर है ना जी? जी हाँ महाराज जी, और आपके कहे मुताबिक हमने विक्रम सिंह के दुश्मन चंगापाई से भी हाथ मिला लिया है। हम विक्रम सिंह को हरा कर रहेंगे। ओ साहब जी, हम विक्रम सिंह की ईंट से ईंट बजा देंगे। सेनापति फोकट चटनी चाटता, चाटू पतल दोना, बूंदी शक्करपारा, सलजम वीर चड्डी, मुंह पोपला नखरा रेडी, चलो विशालगढ़ की ओर। ओ साहब जी, आपके इतने सारे सेनापति हैं, फिर तो जीत पक्की है। अबे नहीं बे, ये पूरा एक ही नाम है। कितनी बार बोला है इसे नाम छोटा करने के लिए, लेकिन ये सुनता ही नहीं। आधा दिन तो इसका नाम लेने में ही निकल जाता है।
इधर वन में दयालु सिंह ने पढ़ा चोरी मंत्र। चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है। अबे नजर घुमा के तो देख, पीछे तेरा बाप है। दांत मांजने के लिए लगता है दंत मंजन, राजा बनने के लिए चाहिए तलवार, गजोधर गद्दा, वस्त्र, मुकुट और सिंहासन। चोरी का मंत्र पूरा होते ही इधर महल में, अरे महाराज ये क्या हुआ? आपके वस्त्र एकाएक ही कहाँ गायब हो गए? राज दरबार लगने का समय हो गया है, हम प्रजा को क्या मुंह दिखाएंगे? तभी हो गया सिंहासन भी गायब। अरे महाराज, राज सिंहासन भी गायब हो गया। राजा उठकर खड़ा हुआ था कि महाराज खूंखार राजा इडली वर्मन महाराज खूंखार राजा इडली वर्मन ने विशालगढ़ पर चढ़ाई कर दी है और हमारा पुराना शत्रु चंगापाई भी उससे जा मिला है। हमारी तलवार और गजोधर गद्दा लाओ। किंतु महाराज, बिना वस्त्रों के आप युद्ध कैसे लड़ेंगे? आपने ही पिछली बार उसे क्षमा कर दिया था। कितनी बार कहा है कि शत्रु को क्षमा मत करें, किंतु आप तो सुनते ही नहीं। बड़े दयावान हरिश्चंद्र बने फिरते हैं। महारानी जी, हरिश्चंद्र दयावान नहीं था, सत्यवादी था। दयावान तो कुंती का पुत्र कर्ण था। अबे तो यहाँ महाभारत और रामायण का ज्ञान मत पेल, जाकर युद्ध की तैयारी कर और पहले महाराज की तलवार और गजोधर गद्दा भिजवा। महाराज, आप क्या ऐसे ही कच्चे बनियान में युद्ध लड़ेंगे? शत्रु कहीं आपका पेट देखकर हंसते हंसते ही ना मर जाए। रानी, राजा चाहे जो भी वस्त्र पहने, राजा तो राजा ही होता है। गजब हो गया महाराज, आपकी तलवार और गजोधर गद्दा गायब हो गई है। क्या तलवार और गजोधर गद्दा भी गायब हो गए? हम डंडे से युद्ध लड़ेंगे, डंडा लाओ। बचपन में मैं भी जब डंडा लेकर कुत्तों के पीछे भागता था तो सब वहां से मैदान छोड़कर भाग जाते थे। और ये बाकेलाल कहाँ चला गया? कोई उसे ढूंढकर युद्ध भूमि में लाओ। शीघ्र ही दोनों सेनाएं आमने सामने थी। ओह होए, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। अयो, चड्डी पहन के ये कौन सा फूल खिला है? महाराज, मुझे तो ये गोभी का फूल लगता है। ओ साहब जी, हम विक्रम सिंह को अच्छी तरह से जानता है। यह आपका और हमारा शत्रु विक्रम सिंह है। ये सोच रहा होगा कि चड्डी बनियान में हम इसे पहचानेंगे नहीं। ये बात तो हो जाए दो दो हाथ। मैं कुड़ 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 भा भा। अरे ये मवेशियों को साथ लेकर क्यों आया है? कुड़ कुड़। मेरा अड्डा तेरे सिर से नीचे गिरा तो तेरे सिर की खैर नहीं। अब पता चला कि हम मवेशियों को भी युद्ध में क्यों लाते हैं। मैं आ भगवान ने हमारे कूल्हे बकरे के सींग की ऊंचाई के बराबर क्यों बनाए? शीघ्र ही इडली वर्मन के प्रहार से विक्रम सिंह का डंडा टूट गया। तेरा डंडा टूट गया राजा विक्रम सिंह, तू हार गया। बोल, तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए? वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो सबको। पहले मैं इसको सिंहासन पर बैठकर इसका मुकुट पहनूंगा, फिर इसका सिर धड़ से जुदा कर दूंगा। ओ साहब जी, उससे पहले मुझे इसके कान के नीचे बजाने का एक मौका अवश्य देना। बड़ा दानवीर अर्जुन बना फिरता है। दानवीर अर्जुन नहीं था, कर्ण था, जो कुंती का। अबे चुप, चलो विक्रम सिंह के महल में। उसी समय बाकेलाल और दयालु सिंह भी महल पहुंच गए। अरे ये क्या? ये तो राजा इडली वर्मन है और हमारे महाराज विक्रम सिंह और सारे सैनिकों को बंदी बनाकर ला रहा है। अरे महाराज, ये तो बाकेलाल है, पकड़ लो इन दोनों नमूनों को भी। फिर सब महल के अंदर आ गए। अबे राजा विक्रम, तेरा सिंहासन कहाँ है और कहाँ है तेरा मुकुट, तेरी तलवार और तेरी गद्दा गजोधर? सिंहासन अचानक गायब हो गया था, अन्य चीजें भी और मेरे वस्त्र भी। तुम्हें क्या लगा कि मुझे नंगा घूमने का शौक है क्या? इसका मतलब मैं तेरे सिंहासन पर नहीं बैठ सकता, तेरी गद्दा और तलवार धारण नहीं कर सकता, तेरे मुकुट और तेरे वस्त्र भी नहीं पहन सकता? जल्दी से इन सब को छोड़ दो, वरना ये मेरी कहानी नहीं सुनेंगे। अरे ये तो चक्कर खाकर गिर पड़ा। फिर शीघ्र ही राजा इडली वर्मन को होश में लाया गया। मुझे सब कुछ याद आ गया। याद आ गया तो फिर सुना अपनी कहानी। तो सुनो। आज से कुछ वर्ष पूर्व मैं बहुत ही परोपकारी और शांति प्रिय राजा था। मैं कोई जीव हत्या नहीं करता था।
मेरी रानी का नाम था सांभर देवी। अजी सुनते हो, तुम्हारी नाक पर मच्छर बैठकर सुबह से खून चूस रहा है, उसे मारते क्यों नहीं जी? नहीं नहीं, ये जीव हत्या होगी। ये अपने आप ही 2-3 दिन में उड़ जाएगा, फिर मारना क्यों? इसके भी तो बीबी बच्चे होंगे। वाह, सुबह सुबह शीतल पे पीकर मजा आ गया। किंतु एक दिन जब मैं बहुत सारा इडली डोसा बड़ा खाकर अपने सिंहासन पर बैठकर सुस्ता रहा था, तभी ऋषि पौनाचार्य जी वहां पधारे। अबे ओए राजा, तू तू हमें देखकर सिंहासन से नहीं उठा? सब मान मर्यादा भूल गया है क्या? अबे याद कराऊं क्या? आप व्यर्थी गुस्से में आधे पौने हुए जा रहे हैं ऋषि पौनाचार्य। मुझे क्या पता था कि आप अभी टपक रहे हैं, पर अब मैंने बहुत खाना खा लिया है, इसलिए उठ नहीं पा रहा हूँ। मजबूरी को भी समझा करो ऋषिवर। आइए बैठिए, मैं आपके लिए इडली सांभर डोसा बड़ा मंगवाता हूँ। मैं तुम्हें साथ देता हूँ, आज से तू परोपकार भूल जाएगा और दुनिया तुझ पर थूकेगी। अरे ये क्या, मेरा मन राजा पर थूकने को कर रहा है। अथू, मुझे थूकने का शौक नहीं, थूकती हूँ सांप निभाने को। फिर पौना घंटा समझाने और मिन्नत करने के बाद पौनाचार्य का मन पसीज गया। मैं अपना पूरा सांप वापस नहीं ले सकता, पौना सांप वापस लेता हूँ। आज से 2.25 साल बाद तुझे एक ऐसा राजा मिलेगा जो तुझसे भी बड़ा परोपकारी होगा। उससे युद्ध जीत कर भी तू उसके सिंहासन पर बैठने में असमर्थ होगा, तभी मेरा सांप मिट जाएगा। चल इसी बात पर दो तस्तरी इडली खिलाकर चल इसी बात पर 2 तस्तरी इडली खिला, मक्खन मार के। मेरी कहानी खत्म हुई। मैंने आप जैसा दयालु राजा पर आक्रमण किया। अब आप जो जो चाहे मुझे सजा दे सकते हैं। नहीं इडली वर्मन, हम तुम्हें क्षमा करते हैं और आज अतिथि घोषित करते हैं। महामंत्री जी, अतिथियों को अतिथि गृह में ले जाओ। महाराज, इस चंगा पाई का क्या करें? ओ साहब जी, मुझे भी क्षमा करें। इडली वर्मन मुझे इडली डोसा खिलाने के बहाने यहाँ लाया था। अब मुझे क्या पता था कि वो युद्ध लड़ने आया है। ये बात है तो हम तुम्हें भी क्षमा करते हैं और तुम्हें भी राज अतिथि घोषित करते हैं। और तभी दयालु द्वारा चौड़ाई गई सभी वस्तुएं पुनः विक्रम सिंह के पास लौट आई। वाह, हम पुनः राजा बन गए। अब तुम्हें क्या हुआ? महाराज विक्रम सिंह, मैंने आपसे बड़ा दयालु व्यक्ति अपने जीवन में नहीं देखा। आज मेरा भी सांप खत्म हुआ। अब मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ। सुन लो, सुनाता हूँ तुमको कहानी। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, किंतु जब मैं और भी छोटा बच्चा था तो मैं बहुत दयालु था। अबे कच्छा सिंह, तू क्यों रो रहा है? कल रात मेरी भैंस मेरा कच्छा खा गई। बस इतनी सी बात, तू रुक। ले पकड़ मेरा कच्छा, मौज कर, तू भी क्या याद करेगा। वाह दयालु, वाह तुम कितने दयालु हो। कितना दयालु है हमारा दयालु। मेरा कच्छा पहनकर जब कच्छा सिंह वापस जाने लगा तो उसका सिर फट गया, तड़ाक। फिर एक दिन एक बहुत ही बूढ़ी बुढ़िया मेरे पास से गुजरी। बेटा, मैं चलते चलते थक गई हूँ और अभी मुझे बहुत दूर जाना है, मेरी मदद कर बेटा। मैंने उसे घोड़े पर बैठाकर घोड़े को लात लगा दी। अबे बेचारी बुढ़िया को कम से कम मेरी पीठ से तो बांध देता। ये मेरा घोड़ा है, अपने आप वापस आ जाएगा। कितना दयालु है हमारा दयालु। परंतु पता नहीं कैसे कुछ ही दूर जाकर बुढ़िया घोड़े से लुढ़क गई। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो एक दिन, बचाओ! अरे ये नदी में कौन बहता हुआ जा रहा है? उस बेचारे को बचाते हैं। मैंने अपनी भैंस की रस्सी से उसे बचा तो लिया, लेकिन नदी से बाहर आकर भी उसने मुझे धन्यवाद तक ना बोला। एक दिन ऋषि बौनाचार्य हमारे गांव में बैठे तपस्या कर रहे थे। ओम शांति दे, शांति दे। उनकी कम ऊंचाई के कारण मुझे लगा कि कोई बच्चा बैठकर रो रहा है। लगता है बच्चा मेरी भैंस शांति का दूध पीना चाहता है। मैंने अपनी भैंस को उसके ऊपर ले जाकर खड़ा कर दिया, पर भैंस ने दूध देने के स्थान पर उसके ऊपर गोबर कर दिया। ये आपका शत्रु है महाराज, इसे बंदी बना लीजिए और फांसी पर चढ़ा दो। बस ये थी मेरी कहानी। ये आपका शत्रु है महाराज, इसे बंदी बना लीजिए और फांसी पर चढ़ा दो।
बाकीलाल, ये हम क्या सुन रहे हैं? वो महाराज, मैं इससे पहले कि बाकीलाल अपनी सफाई में कुछ कह पाता, बाकीलाल क्या बताएगा, हम बताते हैं। अरे, ये तो वही सारे ऋषि मुनि हैं जो विशालगढ़ से अचानक गायब हो गए थे। हाँ महाराज, विशालगढ़ पर संकट लोचन नाम के बादल मंडरा रहे थे। इन बादलों के कारण विशालगढ़ पर बहुत सारे संकट आने वाले थे, जैसे प्याज प्यारी का संकट, जैसे गोटियासुर का संकट, जैसे इडली वर्मन का संकट, और भी ना जाने क्या क्या। इसी भय से हम सब भी विशालगढ़ से चले गए थे, और ये सब संकट दूर होने थे तब जब आपका ही कोई चाहने वाला कोई लोचा करे, अर्थात वो सब जो बाकीलाल ने किया, अर्थात दयालु सिंह के साथ मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र करना। किंतु वास्तव में वे षड्यंत्र ही उन संकटों की काट थी। हाँ, नहीं था फिर पता नहीं तोड़ा की होंदा। हो गया मेरा एक बार फिर बेड़ा गर्क। और बाकीलाल, मैं तुम्हें गद्दार समझता रहा, मुझे क्षमा कर दो। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम्हें तो भगवान शंकर ने पहले ही सब कुछ समझा रखा था। मैं जानता था कि मेरा बांकू कोई गलत काम नहीं कर सकता। मेरे बांकू, अब देर ना कर, पुच्ची दे। बोलो बाकीलाल की जय। मुझे पता होता कि ऐसे संकट आने वाले हैं तो मैं दयालु सिंह के चक्कर में ही क्यों पड़ता। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, और जहां इस वीडियो की ज़रूरत हो वहां इसको शेयर ज़रूर कर देना, और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। ओके, तो चलिए सबसे पहले इसके कुछ एडवर्टाइजमेंट्स को देख लेते हैं। ओके, मोटे को पड़वाऊंगा जूते, अंडे डंडे, गोबर के कंडे, और हड़प मारूंगा राजगद्दी, क्योंकि प्राप्त हो गई है मुझे सर्व मनोकामना सिद्धि। भविष्य के नायकों के साहसिक प्रयास के फलस्वरूप महानायकों की पुण्यात्माएं वापस इस लोक की ओर चल तो चुकी है, पर उनके शरीर अपरिवर्तित हो चुके हैं तंत्र जॉम्बीज में। अब यही जॉम्बीज फैला रहा है समस्त पृथ्वी पर भी। काल कलावित होंगे अरबों, क्योंकि छिड़ जाएगा महारण और बन जाएगी महानगायण। राज कॉमिक्स में जीवन मृत्यु के बीच के महायुद्ध को चित्रित करती अद्भुत महागाथा। चिता से उठते पलाश के फूलों में नहीं, मेरे रूह आपके विश्वास में बसती है। यह प्यार आपका मिटने नहीं देता दुनिया से, कुछ ऐसी ढीठ हमारी हस्ती है। सफर लंबा है, अथाह है, अनंत है, पल भर को पीछे जो देखा पलटकर, सैकड़ों निगाहें अनगिनत उम्मीदें लगाए, मेरे लौट आने को तरसती है। आऊँगा आपकी यादों के पन्नों से निकलकर किसी और रूप में, किसी नए रंग में, और यही होगी मेरी वीरगति की क्षतिपूर्ति। करोड़ों मजलूमों की मार्मिक पुकार पर वापस आ रहा है वो। नागराज के आतंक बिना सफर का 200वां पड़ाव और एक नए सफर की शुरुआत। राजनगर के दो अदम्य रक्षक जूझ रहे हैं उन रिश्तों से, जिनकी डोर किसी साजिश का जाल बनकर जकड़ रही है उनकी कर्मभूमि को। रिश्ते और भावनाओं की जंग में क्या जीतेंगे राजनगर रक्षक, या उनकी हार बनाएगी राजनगर को हाइबर नेशन। इंस्पेक्टर स्टील और सुपर कमांडो ध्रुव का राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव और इंस्पेक्टर स्टील का हड्डियों को चुरचुराता कॉमिक्स। धड़कनें बंद हो चुकी है, रक्त संचार थमने लगा है। अब शुरू होगा जिंदगियों से मौत तक का सफर, और इसके लिए हर इंसान पार करता है एक रहस्यमय क्षेत्र, जिसमें रहती है उस इंसान की सबसे पुरानी यादें, उसका बाल चरित्र। ये इलाका न जिंदगी का होता है न मौत का, ये कहलाता है नो मैंस लैंड, बाल चरित्र। पर कहते हैं कोई बिरला इस इलाके से भी लौट भी आता है। राज कॉमिक्स में ध्रुव की ओरिजिन सीरीज का एक यू टर्न साहकार। सावधान हो जा डोगा, मुंबई में तेरी सत्ता को चुनौती देने आ गया है निर्मूलक, जो समस्याओं को जड़ से उखाड़ने का नाटक नहीं करता, वो उस जमीन को ही बंजर कर देता है जहां अपराध पनप सकता है। डोगा निर्मूलक, डोगा उन्मूलन श्रृंखला। डोगा को एक गंभीर सबक सिखाने के लिए राज कॉमिक्स में शीघ्र आ रहा है डोगा उन्मूलन श्रृंखला का ये प्रथम भाग। ना शत्रु है, ना षड्यंत्र है,
ना तिलस्म है, ना तंत्र है। पूरी दुनिया हो गई है गायब। बचे हैं इनमें से केवल दो ब्रह्मांड रक्षक। अब किससे लड़ेंगे और किसे बचाएंगे ये दोनों, क्योंकि ये है इनका मिशन आखिरी। द लास्ट सर्वाइवर्स श्रृंखला, आखिरी रक्षक। वंडरमैन परमाणु और सुपर परमाणु ध्रुव का एक ऐसा मल्टी स्टार विशेषांक जिसे आप दुनिया खत्म होने से पहले पढ़ना होगा। युगम धरित्री अस्य। पाप शक्तियों के संहार हेतु पुण्य को आह्वान करना होगा महाशक्तियों का। एक बार फिर मथा जाएगा क्षीर सागर। एक ओर होंगे महानायक तो दूसरी ओर होंगे खलनायक। जाने कौन सी महाशक्ति अवतरित होगी जब होगा ये सर्वमंथन। पंचम खंड सर्वनायक सीरीज का। ओके, तो मिलते हैं आपसे एक और नए कॉमिक्स में। तब तक के लिए बाय।